डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित बदानी है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूं। अरे नहीं, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का रहने वाला हूं, क्योंकि अब मेरा पूरा परिवार यहां पर आ चुका है और हम यहां पर अच्छी तरह से सेटल ही कहे जा सकते हैं। मेरे पिता की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी जब हम मुंबई में रहा करते थे। उनकी ट्रांसफर हो गई और इस तरह हम यहां पर आ गए। मेरे पिता का यह सबसे बड़ा सपना था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल हो जाएं। उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा। कैसे गले लग लग कर रोए थे क्या ही बताऊं। इस समय मेरी उम्र 14 साल है और इस छोटी उम्र में दोस्त कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आप तो समझ ही पा रहे होंगे। यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है पता नहीं मैं अच्छे दोस्त बना पाऊंगा या नहीं। मेरी इंग्लिश तो अच्छी है और यहाँ पर इंग्लिश का ही सभी इस्तेमाल करते हैं। क्या उस तरह की दोस्ती हो पाएगी जैसी मुंबई में मेरे दोस्तों के साथ थी? हम गालियाँ निकालते थे, लड़ा करते थे, लेकिन यहाँ पर वैसे दोस्त बन पाएंगे या नहीं, आज भी जानने की कोशिश है। लेकिन आज स्कूल का पहला दिन, सुबह के 9 बजे का वक्त है। स्कूल बस आने ही वाली है। पहला दिन कैसा निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्कूल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग पढ़ा करते थे जो अब लॉयर हैं, कुछ जज हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, यहीं से पढ़कर गए हैं। यानी इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन पहला दिन बहुत मुश्किल भरा होता है। स्कूल पहुंचकर कैंपस में मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। 8वीं कक्षा में मैं पढ़ने वाला था और यहाँ जैसे ही क्लासरूम में मैं पहुंचा, कुल 70 बच्चे थे यहाँ पर, और इतनी भीड़ में मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ बैठूं। कोई अपना सा महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन दूर मुझे एक भारतीय लड़का दिख ही गया और मैं जल्दी से जाकर उसके साथ बैठ गया। उससे मैंने हाथ मिलाया और पूछा, तुम्हारा नाम? उसने कहा रवि। मैंने भी अपना नाम बताया, मैं अंकित। इस तरह पहले दिन दोस्ती हो नहीं पाई, क्योंकि क्लास जिसमें इतने सारे बच्चे थे सभी एक दूसरे से मिलना चाहते थे। कुछ अफ्रीकन थे, कुछ चाइनीज थे, कुछ थाईलैंड से आए थे, कुछ फिलीपाइंस से आए थे, तो कुछ अरबी लड़के भी थे। हर किसी की भाषा अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग देशों से यहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठा हो गए हों। लेकिन मैं रवि से दोस्ती बनाकर रखूंगा, अपने तो अपने ही होते हैं ना। पहला दिन हम पढ़ते रह गए और काफ़ी सख्ती से हमें इंग्लिश में कुछ बताया जा रहा था जिसके बारे में ज़्यादा मुझे पता चल नहीं पा रहा था। मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। भले ही इंग्लिश अच्छे से आती है, लेकिन मैथ्स की वो इक्वेशंस जो इंग्लिश में समझाई जा रही थी मैं हिंदी में समझ नहीं पाता था। इंग्लिश में क्या ही समझ पाता। पूरा दिन निकला, थोड़ी डांट भी पड़ी, लेकिन मैं और रवि धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगे थे। फिर क्या था, एक एक दिन निकलता चला गया। थोड़ी थोड़ी डांट पड़ती, पढ़ाई दिमाग में भी घुसती और हमारी दोस्ती अच्छी होती चली जा रही थी। 15 दिन बीत चुके थे, समय बीतता जा रहा था और यहाँ धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। काफ़ी अच्छे दोस्त बन ही गए थे, लेकिन कुछ दुश्मन भी बने थे जिनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। अब कुछ लड़कियां भी थीं जो मेरी दोस्त बन चुकी थीं, और उनमें से सबसे अच्छी मुझे लगती थी एक अफ्रीकन लड़की, राइना सच में बड़ी अच्छी थी। मेरे लिए अफ्रीकन खाना बनाकर लेकर आया करती थी और वो अभी अपनी माँ से सीख रही थी। लेकिन मुझे थोड़ी शर्म भी आया करती। रवि मुझे चिढ़ाया करता था और कुछ और दोस्त भी थे जो मुझे चिढ़ाया करते थे, लेकिन वो मुझे अच्छी लगती थी। रंग में क्या ही रखा है, उसका रंग थोड़ा काला था, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं उससे ढेर सारी बातें करता, लेकिन हमारी क्लास में भी भारत की तरह ही नियम थे। कोई लड़का किसी लड़की के साथ नहीं बैठ सकता, तो लड़कियों की लाइन अलग होती, लड़कों की लाइन अलग होती।
लेकिन रवि के साथ बातें करते करते मैं राइना को थोड़े थोड़े इशारे करता ही रहता और वो भी मुझे इशारे करती कि खाने के लिए मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ। और मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ था मैं उसे पसंद कर रहा हूँ और शायद वो भी मुझे पसंद कर रही है। बाकी बच्चे बेवजह नहीं चिढ़ाते, शायद उनको हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए थोड़ा प्यार नजर आ रहा होगा। लेकिन 1 महीना बीत चुका था, राइना एक दिन आई नहीं और उसके बाद मुझे लगा अरे छुट्टी कर गई, आज दिल कैसे लगेगा। उसका चेहरा देखता रहता हूँ क्लास में तो मन लगा रहता है। आज छुट्टी कर गई, कोई बात नहीं, कल तो आएगी ना। मैंने पूरा दिन रवि से राइना के बारे में बात की ही नहीं और ना ही किसी ने मुझे आज छेड़ा था। अगले दिन भी राइना नहीं आई तो दूसरे दिन भी उस टॉपिक पर किसी से बात नहीं की। लेकिन जब तीसरे दिन राइना नहीं आई तो मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा। अरे 2 दिन निकाल चुका हूँ, उसके बिना यहाँ बैठने में वो मज़ा नहीं आता। वो दूर से इशारे करती है, कभी कभी मुझे तंग करती है तो दिन गुजर जाता है। लेकिन अब वो आ क्यों नहीं रही, ये बात मैंने रवि से पूछी और रवि मुझे छेड़ने लगा। अरे राइना कौन राइना? मैंने कहा वो लड़की ना पीछे बैठी होती है, तुम चिढ़ाते तो हो। रवि ने कहा चिढ़ाता हूँ मैं, तुम्हें क्यों चिढ़ाने लगा भाई, मुझे तुझे चिढ़ाने में क्या मज़ा आएगा। मैंने कहा देख भाई तंग मत कर यार, बस मैं ये जानना चाहता हूँ राइना हाथी क्यों नहीं। रवि मुझसे थोड़ा लड़ने लगा, इसीलिए मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था, अगर उससे बहस करो, उसे गलत साबित करो, वो चिढ़ने लगता है। शायद बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं, उसे ज़्यादा तंग किया गया है, इसीलिए ऐसा स्वभाव है। तो मुझे लगा उससे बात नहीं करूँगा। लेकिन रेचल से तो पूछ ही सकता हूँ ना, रेचल के साथ ही तो बैठी होती है राइना। मैं रेचल से पूछने लगा, राइना 1-2 दिन से आ नहीं रही, मेरे लिए खाना लेकर आती थी तो भूख लगी रहती है, मैं घर से खाना लेकर नहीं आता। उसने कहा कौन राइना? मैंने कहा जो तुम्हारे साथ बैठी होती है, अब तुम्हारे साथ और लड़की बैठती है। उसने कहा राइना, मुझे तो ये नाम सुना हुआ नहीं लगता, हमारी क्लास में कोई राइना भी पढ़ती है। 3-4 और लड़कियों ने ना में सर हिलाया तो मुझे लगा ये मुझे चिढ़ा रही हैं। कोई बात नहीं, जब राइना आएगी मैं उसे ये बताऊंगा कि यह सब तुम्हें भूल चुकी हैं। लेकिन अगले 5 दिनों तक राइना आई ही नहीं और मैं बाकी स्टूडेंट से पूछता रहा, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। हर किसी का कहना था तुम पागल हो गए हो, ऐसा नाम लेते रहते हो जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं, उनसे पूछते रहते हो जिसे राइना नाम की लड़की कभी मिली ही नहीं क्लास में। मैंने रजिस्टर चेक किया जो आगे वाले टेबल पर हमेशा रखा रहता था। जब हमारी टीचर आती थी एक एक का नाम पूछती थी। अटेंडेंस लगाने के लिए उस रजिस्टर में मैंने चेक किया तो राइना का नाम मौजूद ही नहीं था। मैंने कहा यह कैसे हो सकता है, 1 महीने की अटेंडेंस चेक करता हूं, राइना का नाम ही नहीं। तो मैंने टीचर से पूछा और टीचर ने भी मना कर दिया। बच्चे मजाक कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर टीचर भी मना कर दे तब तो अजीब लगेगा ना। थोड़ा मायूस हो गया था, थोड़ा रोया भी था, लेकिन अंदर से आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आए। और रवि ने पूछा क्या हुआ भाई, किस लड़की को ढूंढता रहता है? तेरी सपनों की रानी देख सपनों में मिलेगी, यहाँ क्या राइना राइना करता रहता है। मैंने कहा भाई तुझे कुछ याद नहीं यार, राइना इतनी अच्छी लड़की थी, वो अफ्रीकन लड़की। तब रवि ने मुझे छेड़ा, भाई तू अफ्रीकन लड़की के चक्कर में है भाई, मिलवा तू मुझे। अफ्रीकन लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो गोरे रंग की लड़कियां पसंद हैं, काले रंग की लड़कियां नहीं पसंद। तुझे अब अफ्रीकन पसंद है तो मिलवा। मैंने कहा भाई मिला हुआ तो है, क्लास में लड़की आती थी, सब मिले हैं, हर कोई मना कर रहा है। रवि ने कहा भाई माँ कसम, देख पता है ना तुझे, माँ कसम नहीं खाता, माँ कसम मैं राइना से कभी नहीं मिला। सच में वो झूठी माँ की कसम नहीं खाता था। यानी सब भूल चुके हैं कि राइना कहाँ गई, ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा मुझे भ्रम हुआ होगा, सर पर चोट तो लगी नहीं कभी। फिल्मों में तो ऐसा ही होता है ना, जब हमारे सर पर कोई चोट लग जाती है उसके बाद हमारी याददाश्त ऐसे ही खराब सी हो जाती है। ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन 20 दिन बीतने के बाद मेरा दोस्त रवि 2 दिनों के लिए छुट्टियों पर था। उसने बताया नहीं कि वो छुट्टी करने वाला है। लेकिन तीसरे दिन भी नहीं आया तो मैंने टीचर से जाकर पूछा कि आपको तो बताया होगा ना रवि ने, और टीचर ने मना कर दिया। नहीं रवि? कौन रवि? रवि तो दूसरी क्लास में है ना। मैंने कहा नहीं मैम, रवि शुक्ला जो मेरे साथ बैठता है।
तब हमारी टीचर ने कहा, रवि 1 मिनट, एक तो क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा है ना। उन्होंने रजिस्टर चेक किया और फिर मुझे दिखाया, नहीं नहीं रवि तो यहाँ कोई नहीं है, देखो रजिस्टर चेक करो। मैंने रजिस्टर चेक किया, रोल नंबर 39। वहाँ पर तो एक और नाम था, रवि का नाम तो रजिस्टर में मौजूद ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी घटना है। इसके बाद मैंने टीचर से बहस की, लेकिन अंत यही हुआ कि मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। मुझे डांट पड़ी और मेरी शिकायत मेरे पिता तक पहुंचाई गई। और मेरे पिता, जो कि स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो मेरी बात पर यकीन करते तो कैसे करते। तो अपने पिता से झगड़ा नहीं किया मैंने, लेकिन उसके बाद मैं क्लास में अकेला अकेला सा रहने लगा। एक लड़की थी जो मुझे पसंद थी, वो गायब हो गई क्या? रवि, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो भी गायब हो गया। ये क्या चल रहा है? यहां पर बिना किसी सबूत के या कहूं रजिस्टर से नाम भी उड़ा दिया जाता है। बच्चे कहां जा रहे हैं? स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। ये चल क्या रहा है? 10 दिनों तक बिल्कुल बाकी बच्चों से दूर दूर सा होने लगा था। और मैंने ध्यान दिया, क्लास में कुछ बच्चे थे जो पहले नजर आया करते थे, कुछ मेरे दोस्त जो बन चुके और कुछ ऐसे थे जो मुझसे चिढ़ते थे। अगले 2 महीनों तक काफी बच्चे बदल चुके थे। पुराने बच्चों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। रजिस्टर में नाम थे जो मुझे याद हो चुके थे। धीरे धीरे वो नाम अब क्लास में नहीं लिए जाते। रजिस्टर में ढूंढता मैं, लेकिन वो बच्चे कहाँ गए किसी को पता नहीं होता। क्लास में बच्चे आपस में ये शेयर नहीं कर सकते कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये खास नियम है। और अब मुझे लग रहा है रवि से पूछ लेना चाहिए था, राइना से पूछ लेना चाहिए था कि वो कहाँ पर रहती है, और दोनों से मिल तो पाता ना। अब मैं अकेला अकेला सा रहना शुरू कर दूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं। इस स्कूल में कुछ गड़बड़ जरूर है। अब मैं क्लास के बीच में कभी बंक मारकर बाहर निकल जाया करता था। आप स्कूल से बाहर नहीं जा सकते थे। नियमों के अनुसार स्कूल में रहते हुए क्लास बंक की जा सकती है। अगर आपको कोई क्लास पसंद नहीं है, 1-2 दिन के लिए उस क्लास में आप अगर नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, ये नियम है, ताकि किसी पर भी स्ट्रेस ना बढ़े। और इसका इस्तेमाल मैं किया करता था। अलग अलग क्लास से मैं 1-2 दिनों के लिए बाहर रहता और बाहर गार्डन में घूमता रहता। मैंने देखा हमारा ये स्कूल जितना बड़ा है, इसकी बाहर वाली 4 दीवारी उससे बहुत ज़्यादा दूर दूर है और बीच में पेड़ लगे हुए हैं, बड़ा गार्डन बनाया हुआ है, पीछे झाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो उस तरफ घूमने के लिए मैं चला गया। वहाँ पड़े हुए ढेर सारे बेंच देखे, बिल्कुल पीछे वाली दीवार के साथ। एक बेंच को मैंने बिल्कुल घास के बीच में ऐसे सटाया हुआ पाया जैसे कोई यहाँ आकर बैठता हो। पूरी तरह से साफ था वो बेंच। जैसे ही मैं उस बेंच पर बैठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बेंच से आवाज आई, जरा धीरे बैठो, ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से कोई बोला है। मैं चीख पड़ता। अगर रात का ये समय होता, दिन में इतना डर नहीं लगता। बस छलांग लगाकर थोड़ा दूर हुआ और मैं कहने लगा, कौन है भाई, मिट्टी में दबा पड़ा है कोई? तब उस बेंच से आवाज आई, मिट्टी में कहाँ हूं, बाहर ही तो हूं। ये मैं हूं, सामने देख तो रहे हो। मैंने इधर उधर झांका, भाई कहाँ है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तब बेंच से आवाज आई, ये मैं हूं, ये बेंच देख, थोड़ा हिलकर दिखाता हूं। मेरी आंखों के सामने वो बेंच थोड़ा सा हिला था। मैं हैरान परेशान उस बेंच की तरफ देख रहा और मेरी जबान से यही शब्द निकले, ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक बेंच हो, बोल रहे हो। तब आवाज आई, हाँ ये हैरान करने वाली बात जरूर है, लेकिन मैं बड़ा कमाल का बेंच हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता हूं। ऐसा मैं कई बच्चों के साथ कर चुका हूं। एग्जाम्स में मैं काफी फायदा करवा सकता हूं। बस यही बात थी जिसने मुझे खुश कर दिया, वरना एक बोलने वाले बेंच से किसी को भी डर लगे। तो मैं उस बेंच पर जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मुझे सबसे पहले पूछनी चाहिए थी, उसे मैंने काफी देर बाद पूछा।
कि इस स्कूल में कोई गड़बड़ है क्या? जब कोई स्कूल छोड़कर चला जाता है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जैसे सब भूल ही जाते हैं, रजिस्टर में भी नाम जैसे गायब हो जाता है। तब उस बेंच ने मुझे जवाब दिया, इस टॉपिक पर बात करनी है तो आवाज को थोड़ा कम कर दो, कोई सुन ना ले। जो यहां से गायब हो जाता है वो भूले बिसरे कमरे में चला जाता है। मैंने कहा, भूले बिसरे कमरे में ये क्या चीज है? उसने कहा, भूला बिसरा कमरा, जिसकी पहचान तक गायब हो जाती है वो भूले बिसरे कमरे में बंद हो जाता है। अगर तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है या उसे वापस लेकर आना है तो भूले बिसरे कमरे तक जाना होगा, लेकिन उसमें खतरा बहुत है। उस बेंच की बातें कुछ खौफनाक और डरावनी होती जा रही थी, इसीलिए मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही। और स्कूल में इतना डर मुझे कभी प्रिंसिपल तक से नहीं लगा था। मैंने अब उस बेंच से पूछा, पहले तुम बताओ, तुम कोई जिन विन भूत वूत तो नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था और मैं भी वहीं पर कैद हूं, लेकिन वहां से कुछ हद तक आज़ाद हुआ हूं। लेकिन इस बेंच के सहारे बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात किसी तक पहुंचेगी कैसे? मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बस इस बेंच को तोड़ा ना जाए ये कोशिश करता हूं, क्योंकि ये आखिरी रास्ता है किसी से बात करने के लिए। तुम इस बेंच को तोड़ना मत, मेरे बारे में किसी को बताना मत, बस तुम्हारे सवालों के जवाब मैं देता रहूँगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जो बच्चे गायब हुए हैं उनके माता पिता तक को याद नहीं होगा कि वो बच्चे कहाँ गए हैं। उनके पूरे इतिहास को गायब कर दिया जाता है। और ये भूला बिसरा कमरा एक ऐसा कमरा है जिसमें पहुंचने के बाद जो इंसान इसके अंदर है उसकी पहचान गायब हो जाती है। याद करो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कोई चीज़ दी होगी, कोई ऐसी जिसे तुम घर ले गए। घर में भी उस चीज़ को ढूंढना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसकी लिखावट भी गायब हो जाएगी, तस्वीरों में वो गायब हो जाएगा। कोशिश कर लो, जब तुम्हें इस पर यकीन आ जाए तो मेरे पास आ जाना। मैं उस बेंच से उठा और ये पक्का करने के लिए क्लासरूम में गया। ग्रुप फोटो, जहां पर मेरा दोस्त रवि और रायना होनी चाहिए, वहां पर दोनों मौजूद नहीं। लेकिन चलो, इस तस्वीर को बदल दिया गया होगा ना। घर पहुंचा और मेरी नोटबुक्स में रवि ने भी काफ़ी बार बहुत कुछ लिखा था, गालियां ही लिखता था मेरे लिए, लेकिन दोस्तों में ऐसा होता है। रायना भी कभी कभी दिल बना दिया करती थी बिल्कुल नीचे, मुझे चिढ़ाने के लिए। और मुझे डर रहता था कि अगर टीचर ने ये देख लिया फिर मैं बुरा फंसूंगा। भले ही मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन एक 14 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की अगर ऐसे कुछ करते हुए, भले ही दिल बनाते हुए भी पकड़े जाएं तो डांट तो पड़ेगी ना। इसीलिए उस दिल के ऊपर मैं क्रॉस लगा दिया करता था, उसे चेंज कर दिया करता था। घर जाकर मैंने उन नोटबुक्स को चेक किया और कमाल की चीज, रायना हो या रवि हो, दोनों के लिखे हुए वो शब्द मेरी नोटबुक से गायब हो चुके थे। जैसे इनविजिबल इंक से लिखा गया हो, वो गायब हो गया सब कुछ। उनकी यादें तक मौजूद नहीं। और तब मुझे लगा वो बेंच सही कह रहा है। वो बेंच पे कोई जिन विन भूत नहीं है। भूले बिसरे कमरे में कैद एक बच्चा अपने बारे में यह सब बता रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर ये सच है तो मैं एक ऐसे स्कूल में हूं जहां मुझ पर भी खतरा है। और ये बात अगर मैं अपनी माँ को, अपने पिता को बताऊंगा तो हम मुश्किल में पहुंच जाएंगे। और यहाँ के लॉ के अनुसार बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ता है। अब जिस इलाके में रहते हैं तो उस स्कूल के सेवा में कहीं और नहीं जा सकता, पढ़ना मुझे वहीं पर होगा। तो अब तो मैं बुरा फंसा हूं। अब क्या करूं? हाँ, वो बेंच मेरी मदद करेगा। मुझे उस बेंच के पास जाना होगा, उससे मदद मांगनी होगी और कहना होगा मुझे क्या करना चाहिए, आगे अपने दोस्तों को याद करने के लिए क्या करना होगा, या खुद को बचाने के लिए क्या करना होगा। धीरे धीरे कुछ दिनों तक रवि और रायना के बारे में भी कुछ भूलने लगा था मैं। कैसे वो दिल बनाया करती थी या कुछ और, मुझे लगने लगा मेरी यादों के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। और उस दोपहर मैं उस बेंच के पास गया था और यह सवाल किया था, ये चल क्या रहा है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उस बेंच ने साफ साफ कहा, नाम लेना बंद कर दो, जो गायब हुए हैं उनका नाम मत लेना।
उनका नाम नहीं लोगे तो यादें बनी रहेंगी। जितनी बार नाम लोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में वो आएंगे और वो यादें दूर हो जाएंगी और तुम भी खतरे में पड़ते चले जाओगे। ऐसे बिहेव करो, जब कोई गायब हो गया है जिसका नाम तुम्हें आता है, वो नाम लेना उसी वक्त छोड़ देना जब से वो यहाँ दिखना बंद हो जाएं। ऐसे उनकी यादें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी और तुम्हारे दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो तुम कर पा रहे हो वैसा बहुत कम कर पाते हैं, बाकी तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तुम्हें इतनी देर तक याद है, इसका मतलब तुम मानसिक तौर पर ज़्यादा कठोर हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम अगला शिकार बन सकते हो, क्योंकि जिन पर शक होता है वो सबसे पहले फंसते हैं। बस भूल जाओ, मान लो सब कुछ भूल गया, इस तरह तुम्हारे दिमाग में वो यादें रह जाएंगी। मैंने वैसा ही किया, लेकिन 2-3 दिनों तक मैं उस बेंच के पास नहीं गया और मुझे कुछ भूल नहीं रहा था। ना मैंने राइना का नाम लिया, ना मैंने रवि का नाम लिया। इस तरह मैं अपने बेंच पर अकेला बैठा करता था और एक दिन मेरे बेंच से आवाज आई, तुम मुझे सुन पा रहे हो? देखो, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे करीब आ गया हूं। फिर क्या था, मैं घबरा गया। मुझे लगा ये आवाज कोई और भी सुन रहा होगा, लेकिन उस बेंच से आवाज आई, नहीं नहीं, ये कोई और नहीं सुन सकता। मैं बेंच की अदला बदली करके कहीं भी पहुंच सकता हूं, लेकिन शुरुआत हमेशा वहीं वाले पहले बेंच से करनी पड़ती है। अब तुम्हारे करीब हूं, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो जल्द से जल्द एक काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। तुम्हें लाइब्रेरी में नेम रजिस्टर ढूंढना होगा। बही खाता उसी में रखा जाता है और उसमें नाम हमेशा के लिए छपते हैं, वहां से गायब नहीं होते। तुम्हें वहां ढूंढना होगा। वहां पर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है या नहीं। अगर नाम पर क्रॉस लगा है और नाम अभी लाल रंग का नहीं हुआ है, यानी तुम्हारे ऊपर खतरा है। लेकिन अगर बाकी नाम के साथ तुम्हारा नाम भी है, कोई क्रॉस नहीं लगा, समझो तुम खतरे में नहीं हो। ढूंढने की कोशिश करो। मेरे लिए खतरा था, डरा हुआ था मैं, इसीलिए मैं उस लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए गया। मुझे नेम रजिस्टर कहां पर मिलेगा, उस बेंच ने मुझे बताया था। और मेरी मदद के लिए वो बेंच जहां जहां लगे हुए थे, वो आवाज वहां तक पहुंच सकती थी। लेकिन लाइब्रेरी में टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी, तो वहां पर वो बेंच की आवाज नहीं पहुंच सकती थी। वहां पर नेम रजिस्टर ढूंढने के लिए लाइब्रेरी का कोना कोना खंगालना चाहता था, लेकिन क्या बताऊं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी ज्यादा किताबें, बही खाते वाली वो किताबें कहां रखी होंगी मुझे पता नहीं था। लेकिन एक बार उस बेंच से बात की और उसने बताया, ऐसी किताबें जिसमें ऐसी खुफिया जानकारी हो, उसे सबसे सुरक्षित जगह पर रखा गया होगा ना। तो सबसे सुरक्षित जगह को ढूंढो, वो सबसे पीछे जहां पुरानी किताबें पड़ी हो, जहां किसी का हाथ ना पहुंचता हो। फिर क्या था, उसे ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में उन कोनों में घूमने लगा जहां जाने की मनाही थी। लेकिन लाइब्रेरियन सिर्फ 2 ही थे, तो छिप छिप कर वहां पर पहुंच जाता और मैंने बही खाते वाली वो किताबों को ढूंढ लिया। किसी की फीस कितनी होती है, नियमों को कब बदला जाता है, और वहां पर नेम रजिस्टर मुझे मिल गया। वो लाल किताब जिसमें हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा जाता था, उसके पीछे उसका एड्रेस भी लिखा जाता था। लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिन पर क्रॉस लगा हुआ होता, नाम लाल रंग का हो जाता, उसके पीछे का एड्रेस भी गायब हो जाता, बाकी चीजें भी गायब दिखाई गई। मैंने अपना नाम ढूंढ निकाला। मेरे नाम के ऊपर क्रॉस तो नहीं लगा था, लेकिन मेरा जो नाम था वो फीका फीका लाल से रंग का। रवि का नाम भी क्रॉस लिस्ट में था, राइना का नाम भी क्रॉस लिस्ट में था। तो मैं समझ गया यहां से गड़बड़ है, यानी मुझ पर खतरा है। जब मुझ पर क्रॉस लगेगा मैं वहां पर फंस जाऊंगा। अब क्या करूं? उस रजिस्टर को बंद करना चाहता था, लेकिन हवा का झोंका आया और उस रजिस्टर से एक कागज उड़ता हुआ आगे वाले उस गलियारे की तरफ चला गया। 2-3 पन्ने और थे जो उड़े थे, जबकि लाइब्रेरी में और भी काफी कागज थे जो उड़े। कभी कभी यहाँ हवा का झोंका आ जाता है और लाइब्रेरियन ने कहा था, अरे अरे कागज उड़ गए, जल्दी से इकट्ठे करने होंगे। और मैं
अपना नाम सबके सामने जाहिर होने देना नहीं चाहता था कि मैंने उस किताब को खोला है तो उन पन्नों को समेटना होगा, और उनके रंग से मैं पहचान कर पा रहा हूं वो पन्ने किस तरफ गए हैं। 2 पन्ने ऐसे थे जो ज्यादा आगे तक चले गए। जैसे ही उन्हें उठाने के लिए गया, हवा का झोंका पीछे से तेजी से आ रहा, वो पन्ने आगे निकल गए। उस लाइब्रेरी के आगे वाला वो गलियारा जहां पर कोई नहीं जाता था, मुझे उस तरफ जाना पड़ा क्योंकि उन कागज के हिस्सों को ढूंढना था इससे पहले किसी और के हाथ वो लग जाते। मैं वो कागज को पकड़ने की कोशिश करता रहा। वो कागज हवा के झोंके के कारण आगे उड़ते जा रहे और उनका पीछा करते करते मैं एक ऐसे कमरे तक पहुंच गया जिसका दरवाजा टूटा हुआ था। सीढ़ियां उतर कर मैं बेसमेंट तक पहुंच गया और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन यहां पर ढेर सारे रोशनदान लगे हुए थे तो अंदर रोशनी काफी ज्यादा थी, और सामने पड़े हुए वो पन्ने जल्दी से मैंने उठाए और उसके बाद सामने वाली दीवार देखी। इतनी बड़ी दीवार के ऊपर ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थीं। क्लासरूम्स की तस्वीरें, बच्चों की वो तस्वीरें जब एडमिशन होती है क्लास के सभी बच्चों को एक जगह खड़ा करके उनकी वो तस्वीर खींची जाती है जो हमें भी दी गई थी। यहाँ पर वैसी ही तस्वीर थी लेकिन ढेर सारे बच्चों की, और मैंने उसमें खुद की तस्वीर भी देखी। लेकिन ये वाली तस्वीर तो मैंने खिंचवाई भी नहीं, सभी के सभी बच्चों वाली। कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें जानबूझकर स्क्रैच करके खराब किया गया था, कुछ चेहरों को जैसे काटा गया था। लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर में मैं खुद को ढूंढ पाया, यही बड़ी बात थी। रवि को ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसी के साथ राइना को ढूंढना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल। हजारों की तस्वीरें थी, हजारों की। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और आगे मुझे एक गंदा आईना नजर आया। उस आईने के ऊपर मिट्टी थी और हाथ लगाया, पूरी की पूरी मिट्टी झड़ गई। आईना पूरी तरह से चमकदार था, लेकिन कमाल की बात, आईने में मुझे नजर आया जब मैंने हाथ लगाया और वो मिट्टी नीचे गिरी थी, 1 सेकंड पहले की जैसे तस्वीर आईने में नजर आई, और मैं जो भी कर रहा था सामने 1 सेकंड लेट नजर आता। ये क्या चीज है? ये कैसी रिफ्लेक्शन है जो काफी लेट नजर आ रही है? डर रहा था, एक तो जगह भी ऐसी थी और एक एक चीज जो मुझे दिख रही वो डरावनी से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं आंखें झपकता तो आईने में भी 1 सेकंड बाद आंखें झपक होती। तभी उस आईने में मेरी पीठ के पीछे कोई खड़ा नजर आया। मैं तो घबरा गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पीछे कोई नजर नहीं आया। फिर से मैंने आईने में देखा, और जैसे ही मैंने आईने में देखा मेरे पीछे एक लड़का खड़ा था। उसने काले रंग का कोट पहना हुआ और काले रंग की टोपी पहनी हुई थी। साधारण सा चेहरा था, और तब मेरे कान में आवाज आई, मैं द नेम कीपर हूं, डरना मत और आईने की तरफ देखते रहना। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, पीछे मुड़ोगे तो मुझे देख नहीं पाओगे, ना मुझसे बात कर पाओगे। इस आईने के जरिए ही तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं पीछे मुड़ा, डर गया, लेकिन हिम्मत थी मुझ में कि मैंने दोबारा आईने में देखा और फिर उसको जवाब दिया, तुम कौन हो? तो तुम भूत हो ना? भूत हो ना? जैसे मुझे आवाज सुनाई देती है उस बेंच से, तुम भी उसी तरह कोई भूत ही हो। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं भूत नहीं हूं, अभी भी मैं जिंदा हूं। भले ही इस घटना को हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी मैं जिंदा हूं। मैं वो पहला हूं जिसके इतिहास को मिटाया गया, और मैं भी वहीं पर हूं जिस जगह की जानकारी तुम चाहते हो। भूला बिसरा कमरा, और तुम भी जल्द ही उसका हिस्सा बनने वाले हो। मैं चेतावनी देता हूं कि तुम भी बहुत ही जल्दी यहां पर आने वाले हो, क्योंकि तुम्हें भी चुन लिया गया है। तुम बहुत कुछ जान गए हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए था, और अब तुम जल्द ही यहां पर आ सकते हो। लेकिन अगर तुम इस चक्र को तोड़ देते हो तो तुम बच सकते हो और बाकियों को भी बचा सकते हो। मरा कोई नहीं है, इतिहास मिटाया गया है और उन्हें कैदी बनाया गया है। मैं वो पहला था जिसे कैदी बनाया गया था। तुम्हें हम सबको बचाना होगा, या कहूं खुद को बचाना होगा। इस चक्र को तोड़ दो। यहां से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि सब भूल जाएंगे जब तुम भी कैद हो जाओगे। मैं थोड़ा सा घबराया था,
लेकिन आईने से बस यही आवाज आ रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस तुम्हें ढूंढना होगा, इस चक्र को तोड़ दो, इस चक्र को तोड़ दो। मैं कैदी हूं, बता नहीं सकता, लेकिन ढूंढो ढूंढो, इस चक्र को तोड़ दो। यह आवाज मेरे कान में इतनी ज्यादा गूंजने लगी कि मैं घबराने लगा और पीछे गिर गया। वो स्टोरेज रूम था, वहां पर ढेर सारी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे तस्वीरें, ढेर सारी किताबें, अखबार के टुकड़े और एक अखबार का टुकड़ा जो बिल्कुल मेरे हाथ के नीचे था, मेरे हाथ से चिपक गया क्योंकि हाथ में पसीना आया हुआ था। तो जैसे ही उसे अपने हाथ से मैंने अलग किया, मुझे एक क्लिपिंग साफ नजर आ रही थी। ये अखबार का हिस्सा काटा गया था और इसमें जो खबर थी वो इस स्कूल से जुड़ी हुई थी। 30 साल पहले यहां पर एक टीचर और 10 बच्चे गायब हुए थे। उनमें से एक बच्चे का नाम द नेम कीपर था। ये कैसा नाम है? मुझे तो लगा ये नाम दिया गया होगा किसी खासियत के कारण, लेकिन वो टीचर जिसका नाम नैंडेला था, वो ऐसी पुरानी किताब के लिए पागल थी, सबको बताया करती थी कि ये किताब है जिसमें नाम दर्ज किए जाते हैं और अगर उस किताब में नाम दर्ज कर दिए जाएं तो उनके साथ जादुई दुनिया खुल जाती है, उनकी जिंदगी बदल जाती है। इसी तरह उन्हें कैद भी किया जा सकता है, इसी तरह उसे आज़ाद भी किया जा सकता है। लेकिन बस वो इस किताब की बात किया करती थी और अखबार में साफ लिखा था कि वो एक पागल ही होगी जो ऐसी बातें करती थी, क्योंकि भूतों पर कोई यकीन नहीं करता। ऐसी बातें करने वाले को साइकोपैथ कहा जाता है। और जो बच्चे नैंडेला की बातों को एक्सपोज करने की कोशिश करते वो गायब होते। ऐसे 10 बच्चे गायब हुए और फिर वो टीचर नैंडेला भी गायब हुई और अखबार में इस स्कूल के बारे में यही लिखा था। इस क्लिपिंग को पढ़ते हुए मुझे शक होने लगा। 30 साल पहले इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बाद इसे कहीं बताया नहीं जाता, और अब भी यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि इतिहास ही गायब हो जाता है तो कभी खबर छपती भी नहीं। ये पुरानी खबर है और यहाँ पर इसे रखा गया है या छिपाया गया है, लेकिन मैं जान गया हूँ और जितना मैं जानता जा रहा हूँ, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है, उतना खतरा मेरे लिए बढ़ता जा रहा है। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर भागा और उसके बाद 2 पन्ने भी मेरे पास थे। मैंने वो 2 पन्ने उसी रजिस्टर में लगा दिए और उसे लाइब्रेरी में उसी जगह रख दिया। लेकिन एक लाइब्रेरियन ने मुझे देख लिया और वो मुझे कहने लगा, तुम वहां क्या कर रहे थे? उस तरफ रखी हुई वो किताबें और नेम रजिस्टर वो बाहर की तरफ क्यों निकला हुआ है? बस मैं डर गया, मुझे लगा मैं तो बुरा फंसा। लाइब्रेरियन कहने लगा था, मैं प्रिंसिपल को बताता हूँ। मैंने हाथ जोड़े, पांव पड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, तो मैं क्लासरूम की तरफ भागा, ये कहते हुए मुझे क्लास अटेंड करनी है। लेकिन जब मैं क्लास में पहुंचा, वहां पर बच्चे मौजूद नहीं थे, लेकिन ये तो हमारी क्लास का टाइम हो रहा था ना। फिर मुझे शक होने लगा। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, एक भी बच्चे की आवाज नहीं आ रही थी। जल्दी से जाकर मैंने रजिस्टर चेक किया, मेरा नाम मौजूद है ना, मैं फंस तो नहीं गया। मैंने अपना नाम नीचे देखा जो फेड हो रहा था। मेरा रोल नंबर 34, अपने आप रोल नंबर 34 बाहर की तरफ निकल रहा और जो 35 था वो 34 बन रहा। मेरा जो नाम था रजिस्टर में मेरी आंखों के सामने गायब हुआ, जैसे मेरा नाम कभी लिखा ही ना गया हो। ये देखा और मेरा शरीर ठंडा फिरने लगा था। मैं घबराकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी उस बेंच से आवाज आई, भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा वो क्लासरूम इतना ज्यादा बड़ा तो था ही नहीं। बेंच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सामने तो दरवाजा था, जैसे दरवाजा दूर होता जा रहा और हमारा ये क्लासरूम इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा चौड़ा कि भागकर इसे पार किया ही ना जा सके। दूर दूर तक बेंच ही बेंच। यह कमरा इतना ज्यादा लंबा हो गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि मैं जैसे इसका कैदी ही बन गया। भागने की हर एक कोशिश नाकाम थी। मैं भागा जा रहा, सांस चढ़े जा रही थी, लेकिन मैं इस कमरे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। सारी कोशिशें बेकार हो गई। मैं तो बस दरवाजा ढूंढना चाहता था जो अब दूर हो चुका था, और मुझे चारों तरफ की दीवारें दिखना बंद हो गई, जैसे
वहां दूर दूर तक अंधेरा अंधेरा, और ये बेंच लगे हुए, इनके बीच से मैं भाग रहा, बेंच पर बैठ रहा बात करने के लिए। लेकिन अब तो वो आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे लगने लगा बस मैं फंस चुका हूं और अब बच नहीं पाऊंगा। अब ये क्लासरूम तो बहुत बड़ी थी, लेकिन खाली नहीं। मुझे अपनी इस क्लास के कई बेंच के ऊपर बैठे हुए बच्चे नजर आए। कुछ के कपड़े बहुत पुराने थे, कुछ नए कपड़े लग रहे, कुछ कपड़ों के रंग कुछ अलग थे। थी वो स्कूल ड्रेस ही, लेकिन अलग लग रही। तब मैंने उन बच्चों को देखा। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, होठों को जैसे सिला गया था। वो जमे पड़े थे, जिन्हें मैंने हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहे। बहुत ज्यादा बच्चे थे ये, बहुत ज्यादा, कह सकता हूं सैकड़ों में संख्या थी, सैकड़ों में। और उन सब में से सिर्फ मैं ही हिल पा रहा था। ये चीज कितनी डरावनी हो सकती थी, और कितनी डरावनी हो सकती थी। रोने लगा था मैं। तभी मुझे मेरा दोस्त रवि नजर आया, और साथ में राइना भी नजर आई। लेकिन दोनों बात नहीं कर रहे, होंठ सिले हुए थे, आंखें सफेद थीं। मेरे होंठों पर भी मुझे दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था, और लग रहा था मैं कैदी होने वाला हूं। अब क्या करूं, अब क्या करूं? तभी मुझे सामने एक औरत नजर आई। उसके काले रंग के कपड़े थे जो हवा में उड़ रहे थे। भयानक चेहरा था उसका, और सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं यहां की टीचर नैंडेला। अब तुम्हें भी मेरे साथ यहां पर रहना होगा। जैसे इन बच्चों को मैं पढ़ाती हूं, तुम्हें भी पढ़ना होगा। तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे, तुम भी उस किताब के एक नाम बन जाओगे। वो मेरे पीछे पड़ गई। वो मुझे पकड़ना चाहती थी, मेरे होंठों को सिलना चाहती थी। मैं छिप गया एक बेंच के नीचे, और तब उस बेंच के पास से आवाज आई, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। कहाँ हो तुम? उसने कहा, रोल नंबर 1, मैं सबसे पहले नंबर पर हूं। तुम मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन मेरी बात सुनो। यहां पर मैं तुम्हें बता सकता हूं, यहां पर मैं बात कर सकता हूं। तुम्हें नाम पुकारने होंगे, हर एक के नाम को पुकारना होगा, और जिस जिसका नाम पुकारा जाएगा वो खड़ा होगा, और उसे जवाब देना है तो होंठ खुल जाएंगे, देखना है तो आंखें चमकेंगी, आंखें खुलेंगी, और वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें हर एक का नाम लेना होगा। मैंने कहा, मुझे सबके नाम नहीं पता। उसने कहा, जितने पता हैं उतने तो लो, उसके बाद मेरे पास आओ। रोल नंबर 1, और उसके आगे रखा वो टेबल, रजिस्टर उस पर पड़ा है। तुम्हें बस देखते देखते आगे भागना है, दाएं बाएं नहीं जाना है, भटकना नहीं है। मैंने उसकी बात मानी। नैंडेला मुझसे 2 बेंच ही पीछे थी। मैंने सीधा आगे भागना शुरू कर दिया, वो मेरे पीछे पीछे, और इतने में मैंने 2 नाम लिए थे, राइना और रवि। पुकारा था मैंने, और उनकी आवाज आने लगी, ये क्या हो रहा है? हमारे सर में दर्द क्यों हो रहा है? इसके बाद वो उन दोनों को पकड़कर सिलना चाहती थी, बांधना चाहती थी, और मैं रोल नंबर 1 तक पहुंचा। वो लड़का, द नेम कीपर, कह सकते हैं क्लास का मॉनिटर बनाया गया था। उसका चुनाव पहले नंबर पर हुआ होगा। आगे पड़ा रजिस्टर, और शुरुआत मैंने पहले नंबर से ही की, द नेम कीपर। फिर वो भी हिलने लगा, और मैं नाम बोलता जा रहा, भागता जा रहा, नाम बोलता जा रहा। एक एक करके मैंने इतने नाम लिए, इतने नाम लिए, क्लासरूम हिलने लगी, बहुत जोर जोर से हिलने लगी। और नैंडेला भी चीखने लगी थी जोर जोर से, क्योंकि दरारें आ रही थी दीवारों पर। ये शैतानी ताकत की दीवारें टूट रही थी। कोई ऐसा था जो यहां पर बचने के लिए आया था। मेरा मस्तिष्क इस तरह काम कर रहा कि मैं उसके जाल में नहीं फंसा। मैं सोच पा रहा, और उस लड़के ने मेरी मदद की, और अब इस शैतानी दुनिया को खत्म करने का समय था, इस चक्र को तोड़ने का समय था। मैं रजिस्टर से नाम बोलता जा रहा था, और नैंडेला मेरे पीछे पीछे। सबसे पहले तुम्हारा ही नाम मिटाना होगा। मेरी किताब मुझे वापस करो।
मेरी किताब मुझे वापस करो। मैं उस किताब को उसे पकड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने मेरी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया, वो मुझे मारना चाहती तो मार सकती थी, लेकिन पहला काम यही करना चाहती थी, मेरे नाम को मिटाना, ताकि मैं कैदी बनूं, बाकियों के नाम ना ले पाऊं। बाकियों में इतनी ताकत नहीं थी जितनी मुझ में थी। उसने मेरे नाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास परमानेंट मार्कर था। मैंने अपना नाम दोबारा लिख दिया। जितने में वो मिटाती 10 बार अपना नाम और लिख दिया, और परमानेंट इंक से, और वो 10 बार जो नाम था वो एक बन गया, क्योंकि यहाँ बार बार नाम लिखा नहीं जा सकता। और अब उसे वो मिटा नहीं पा रही। मिटाने के लिए किताब के पन्नों को फाड़ना पड़ता, और किताब के पन्नों में ही तो उसकी ताकत थी। दोनों तरफ से फंस गई, चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, दीवारें टूटने लगी थी। और क्योंकि मैंने अपना नाम लिख दिया था, तो मैं उसी क्लासरूम में था जहां पर चारों तरफ बच्चे मुझे नजर आ रहे। ये वो बच्चे थे जो मेरी क्लास में पढ़ते थे, वो नहीं जो गायब हुए थे। एक एक करके दीवारों से वो बच्चे निकलने लगे जो कभी गायब हुए थे। द टाइम कीपर, जिसकी उम्र 42 से 43 साल हो चुकी। साफ देख पा रहा मैं उसे, लंबी दाढ़ी के साथ। बाकी बच्चे भी वहां पर आ चुके थे, और मिस नैंडेला उस दीवार से आधी बाहर आई थी, लेकिन दीवार के अंदर से निकले हुए बड़े बड़े हाथ उसे खींचकर दीवार के अंदर दोबारा ले गए। भूले बिसरे कमरे समेत हमेशा के लिए खत्म हो गई वो, और ये श्राप भी टूट गया। उस कमरे में सैकड़ों बच्चे आए थे जो बाहर निकले, और उसके बाद हालात बदल गए, क्योंकि जो इतिहास से मिटाए गए थे, इतिहास वापस आया था। उन सब को याद आई उनके परिवार वाले जो भूल चुके थे, सब जो भूल चुके थे। उस स्कूल में भीड़ लगी हुई थी। सेना ने आसपास के इलाके को बंद कर दिया था। कोई न्यूज़ चैनल वाला वहां आ नहीं सकता था। इस तरह सबको उनके परिवार वालों के पास जाने का आखिरकार मौका मिला। कुछ के परिवार वाले खत्म हो चुके थे इस जुदाई में। आखिरकार मुझे भी खुशी मिली। मैं उसी स्कूल में पढ़ना चाहता था, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका था, और सबने माना भी। सबको मिस नैंडेला के बारे में याद आ गया। कैसी रूहानी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करना चाहती थी वो। यहाँ के पुराने प्रिंसिपल, जिनकी उम्र 90 साल थी, वो इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा याद कर पाए थे। और मैं द नेम कीपर के साथ बहुत समय बातें करता रहा, और मैं जानना चाहता था, नेम कीपर तुम्हारा यही नाम था? उसने कहा, हाँ, मैं अनाथ था ना, इसीलिए ये नाम मैंने रजिस्टर में लिखवाया था। जब मुझे यहाँ मुफ्त में पढ़ने का मौका मिला था, मैं अपना असली नाम बताना नहीं चाहता था, तब से यही नाम चलने लगा, और जल्द ही मैं उसकी चंगुल में जो फंस गया था, फिर यही नाम मेरा अपना हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुमसे बात करके मैं आज़ाद भी हो सकता हूँ, लेकिन एक बार और कोशिश करना चाहता था, जैसे इससे पहले बहुत बार की थी। तुम मजबूत थे, तुम ये काम कर पाए, और उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हुई। वो नाम वाली किताब जिसमें उसने अपनी सभी ताकत के हिस्सों को छिपाया हुआ था, उसकी पूरी ताकत उस किताब में थी, लेकिन उसकी कमजोरी भी वही थी, क्योंकि उसने खुद को कुर्बान करके अपना जीवन उस किताब को दिया था, और उसकी किताब एक गुलाम बनी थी जो उसके लिए ये इतनी बड़ी दुनिया का निर्माण करती थी। हम उस किताब से जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हुआ। अब दोबारा यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा। और मैंने टाइम कीपर को कहा था, हाँ, ऐसा बुरा दोबारा नहीं होना चाहिए। इस तरह वो यहाँ से चला गया दोबारा अपनी जिंदगी जीने के लिए। और उस शाम में घर आया था, उसकी बातें याद कर रहा था, और सामने रखी वो किताब जो उस दुनिया से पकड़े हुए ही मैं वापिस आ गया था, लेकिन किसी को बताया नहीं था। क्या सच में ये किताब इतनी ताकतवर है? क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता जा रहा था।
मैंने उस किताब को खोला था, डरते डरते कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। और उस किताब ने मुझसे बात की थी। आप क्या चाहते हैं? आपकी सोच मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे नहीं बनाया है, लेकिन अब मैं आपका गुलाम हूं। किसका निर्माण करना चाहते हैं? एक अलग दुनिया का, एक अलग सृष्टि का, या ऐसी ताकत जो किसी को भी मात दे दे, या ऐसी खुशहाल दुनिया जो आप चाहते हैं? मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये आप पर निर्भर है। बताइए क्या चाहते हैं? और यही सवाल मैं आपसे भी करता हूं। अगर आप मेरी जगह होते, इतना खतरा उठाने के बाद, मरते मरते बचने के बाद, आपके पास ऐसी किताब आ जाए जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास से किसी का नाम भी मिटाया जा सकता है, ऐसी किताब कुछ भी तो कर सकती है। अगर आपके पास ये किताब पहुंच जाए तो बताइए जरा, आप क्या करना चाहोगे? मैं पढ़ना चाहूंगा हर एक का जवाब। शांति से बैठे हुए, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, हेडफोन लगाकर बड़े प्यार से आप इस कहानी को सुन रहे हैं, लेकिन बस जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस किताब के ज़रिए दिमाग तो मैं आपका भी पढ़ सकता हूँ। फिर भी जवाब जानना चाहूँगा। कमेंट्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर जवाब नहीं दिए तो ताकत मेरे पास भी है, इतिहास मिटा सकता हूँ।